method is income method for calculating national income. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने वैल्यू एडिट पढ़ा था, देन उसके बाद आ गया आपका इनकम मेथड, थ्योरीज हैं, देन उसके बाद हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे. तो अब हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन मेथड. ठीक है, इनकम मेथड को हमने यहाँ पे क्या कहा, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन मेथड. तो यहाँ पर क्या होता है, हम यहाँ पर जो भी आपकी फैक्टर इनकम्स हैं हम उसको यहाँ पर इंक्लूड करते हैं. मतलब जो भी पैसा दिया जा रहा है, जो भी पेड किया जा रहा है, ठीक है, जो फैक्टर इनकम्स होती है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में जैसे हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है, तो वो सब चीजें यहाँ पर इंक्लूड होंगी. तो क्या है, फैक्टर इनकम्स पेड आउट distributed to the owners of factors of production by the various industrial sector. चाहे वो कोई इंडस्ट्रियल सेक्टर कोई भी है, ठीक है, वहां पे जो भी एज एन सैलरी बेस कोई भी जो भी आपको पेमेंट्स की जा रही है, ठीक है, पेड किया जा रहा है, वो सब चीजें किसके अंदर आ जाएंगी, इनकम मेथड के अंदर आ जाएगा. ठीक है, सम ऑफ सच फैक्टर इनकम इक्वल टू नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट. इसको हम यहाँ पे क्या कहते हैं, एनवीए. ठीक है, एफसी, हम इसे क्या कहेंगे, एनवीए एफसी. Then we take some NVFC by all the sectors to arrive NDPFC. ठीक है, जब भी हम एक सिंगल सेक्टर की बात करेंगे ना, तब तो हमारे पास वो एनवीए फॉर्म में है. ठीक है, जब हमने उसको बात करी वहां पे जब हमने कहा कि एनडीपीएफसी डोमेस्टिक हमने इंक्लूड कर दिया, तो हमने इसमें तीनों सेक्टर्स को ऐड कर दिया है. ठीक है, तीनों सेक्टर्स इसके अंदर ऐड हो गए. तो एनवीएफसी बाय ऑल सेक्टर्स आपको बराबर हो जाएगा किसके, एनडीपीएफसी के बराबर. ठीक है, अब क्या इसके कंपोनेंट्स हैं. नंबर वन इज कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज. नंबर वन इज कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज. ठीक है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज की अगर हम यहां पर बात करते हैं, तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज के अंदर क्या आता है कि कोई भी जो कंपनी है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी फैक्ट्री है, ठीक है, वो क्या कर रही है, वो अपने एम्प्लॉयर्स को सैलरी पेड कर रही है. ठीक है, कोई सैलरी पेड कर रहे हैं और कुछ एज एन आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई हैं, साथ में आपको पीएफ फंड्स वगैरह भी आपको जो है वो पेड किए जाते हैं. ठीक है, तो यहां पर जो कंपनसेशन एम्प्लॉइज है, कैसे हम इसको डिफाइन करेंगे, यहां पर कंपनसेशन एम्प्लॉइज के अंदर क्या आ जाएगा आपका, टोटल remuneration in cash or in kind payable by an enterprise to an employee in return for work done by later during the accounting year. ठीक है, मतलब एक साल के अंदर जो भी आपका अकाउंटिंग ईयर है उसमें जो भी आपको यहाँ पर कंपनसेशन के थ्रू यहाँ पर पेड किया गया है. अब कंपनसेशन प्राइस के अंदर कैसे पेड किया गया है, वेजेस एंड सैलरीज के रूप में, इन कैश. ठीक है, जो वेजेस एंड सैलरीज है वो किस रूप में, आपको कैश के रूप में आपको पेड किया गया. ठीक है, तो क्या है, जिसमें हमारे क्या इंक्लूड डेली, वीकली, मंथली पेमेंट जो भी आपको कैश यहाँ पर पेड की गई है. ठीक है, दूसरे यहाँ पर सैलरीज इन काइंड. सैलरीज इन काइंड का मतलब क्या है कि जो भी एम्प्लॉयज हैं उनको सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड किया गया है, मीन्स उनको कुछ ना कुछ फ्री फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई है, जैसे फ्री एकोमोडेशन, व्हीकल्स, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज. ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को वहां पे जो फ्री लोन्स वगैरह जो भी आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई है काइंड्स के रूप में, वो इसमें इंक्लूड हो जाएंगी, वेजेस एंड काइंड. देन द थर्ड वन, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय द एम्प्लॉयर्स इंक्लूडिंग कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयर्स. मीन्स यहाँ पर एसएससी स्कीम्स जो यहाँ पे प्रोवाइड की गई है, पीएफ वगैरह जो आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, वो इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा. तो सिंपल आपको क्या समझना है कि फर्स्ट कंपोनेंट इज कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज एंड हियर आर थ्री काइंड्स, वेजेस इन कैश, वेजेस इन काइंड एंड एसएससी स्कीम्स आ जाएंगी. ठीक है, यहाँ पर सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन आ जाएगा. ठीक है, तो कंपनसेशन प्राइस हो गया. देन द सेकंड इज रेंट. Rent is defined as the amount received by landlord from a tenant for the use of land. जो भी पर्सन लैंड यूज कर रहा है, तो वो जो है वो क्या कर रहा है, रेंट के बेस में पेड कर रहा है. ठीक है, तो रेंट इसके अंदर इंक्लूड हो गया.
रॉयल्टी क्या होता है कि जैसे कोई भी हम लोगों ने क्या करा है, कोई भी जैसे कोई कंपनी है तो उसका अपना एक पेटेंट राइट होता है जैसे, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी वो इस तरह से उसके लिए जो भी वो रिसीव कर रहा है, जो भी उसके पास एसेट्स है, ठीक है, तो एक लीजिंग राइट है, मींस उसके पास अपनी एसेट के लिए एक लीजिंग राइट उसके पास है कि वही उसको क्या करेगा, मैन्युफैक्चरिंग करेगा, ठीक है। तो उसकी रॉयल्टी उसके अंदर इंक्लूड हो जाएगी। एंड द इंटरेस्ट, जो भी आपके पास प्रॉफिट आया है, ठीक है, उसमें जो भी आपका जो प्रोडक्शन यूनिट था उसमें जो भी इंटरेस्ट पार्ट आया है, ठीक है, तो वो इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा। द प्रोडक्शन यूनिट यूजेस दीज एसेट्स फॉर प्रोडक्शन एंड इन टर्न मेक्स इंटरेस्ट पेमेंट्स, ठीक है। तो जो भी आपके इंटरेस्ट पेमेंट्स यहाँ पर आए हैं, देखिए यहाँ पर ध्यान रखेंगे वर्ड आए हैं इम्प्यूटेड और एक्चुअल। अगर आप सेल्फ भी उसको यूज कर रहे हैं ना, अगर आप सेल्फ भी उस चीजों को यूज कर रहे हैं तो वो चीजें कहलाती है इम्प्यूटेड। जैसे आपका अपना सेल्फ है, ठीक है, आपने अपने ही जो है रेंट, अपने कुछ लैंड भी आपका ही अपना है, ठीक है, वहां पर जो है वहां पे जो भी आपको प्रॉफिट मिला है, ठीक है, तो सेल्फ आपको ही सारा वो जाना है, तो वहां पे इम्प्यूटेड जो होता है सेल्फ ऑक्यूपाइड भी किया है तो वो भी उसके अंदर इंक्लूड होगा। किसके अंदर? फैक्टर इनकम के अंदर, आपके इनकम मेथड के अंदर इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद प्रॉफिट, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, जो भी आपके फैक्टर पेमेंट्स है, आपके जो भी प्रोडक्शन यूनिट्स है, ठीक है, जो भी काफी आपका जो भी आपके प्रॉफिट्स है, प्रॉफिट्स के अंदर भी क्या है, 3 पार्ट्स है, कॉर्पोरेशन टैक्स, डिविडेंड्स एंड रिटेन अर्निंग्स। मींस हम क्या करेंगे, अब जो उनके पास प्रॉफिट आया है, ठीक है, प्रॉफिट के अंदर क्या है, अगर मान लीजिए जैसे हम इनकम टैक्स पेड करते हैं, ऐसी जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या करेगी, वो कॉर्पोरेशन टैक्स वहां पर जो है कुछ उसका कॉर्पोरेशन टैक्स में उसको पेड कर देगी, ठीक है। फिर डिविडेंड्स मींस जो भी शेयर है, ठीक है, जो भी शेयर जैसे मान लीजिए 3% थे वहां पे पार्टनरशिप में, 2:3:5 था, तो 3, 4, 5 के रेशियो के अकॉर्डिंग उनको उनके डिविडेंड्स जो है प्रॉफिट पार्ट्स को डिवाइड कर दिए जाएंगे। रिटेन अर्निंग्स यानी आपका अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, कोई भी मिसहैपनिंग्स हो जाती है, कोई भी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो इस तरह से कुछ पैसा जो प्रॉफिट पार्ट है वो आपके पास वहां पर रख दिया जाता है उस टाइम के लिए, ठीक है। फिर है मिक्स इनकम। मिक्स इनकम, अच्छा, ये जो हमारे पास था पूरा होल, तो ठीक है, हम इसको क्या कहेंगे, ऑपरेटिंग सरप्लस। जो रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, इन चारों को जब हम प्लस करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, ऑपरेटिंग सरप्लस। फिर आता है हमारे पास मिक्स इनकम। मिक्स इनकम को हम मिसलेनियस पार्ट समझते हैं। मिसलेनियस का मतलब क्या हुआ कि जैसे सपोज कीजिए कोई डॉक्टर है, ठीक है, उसने क्या है, अपनी डिग्री के बाद उसने अपने घर में ही अपना एक क्लिनिक ओपन कर दिया है, तो उसका अपना लैंड है, ठीक है, अपने लैंड में तो रेंट उसी को मिल रहा है, ठीक है, तो एज एन जॉब भी वो अपने आप वहीं पर कर रहा है, तो जो सैलरी है वो भी उसी को जा रही है, ठीक है, तो जो इंटरेस्ट, प्रॉफिट, जो सब चीजें जा रही है वो सब चीजें उसी को मिल रही है। तो हम उसको यहाँ पे ना पार्टीशन नहीं कर सकते हैं सिंगल सिंगल करके। तो इस तरह के जो केसेस होते हैं हम उसको मिसलेनियस यानी हम उसको मिक्स इनकम में इंक्लूड करते हैं। तो क्या आ जाएगा, मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। तो यहां पर आप लोगों को क्या समझना है, तो आप लोगों को यहां पर जो है क्या ध्यान में रखना है कि इस तरीके से हमारे पास हमको क्या मिला कि यहां पर हमारे पास हमें क्या मिल गया, एनडीपीएफसी, ठीक है, जिसमें एनडीपीएफसी में क्या था हमारे पास, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज था, प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस, प्लस आपका मिक्स्ड इनकम, ठीक है। और यहीं पर हम बात करते हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज की, तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज को भी हमने यहाँ पर 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक हमने कहा वेजेस इन आपका केस में कैश में है, एक आपका काइंड में है, ठीक है, एक आपका जो है वो आपके प्रोविडेंट फंड्स वगैरह आपके एसएससी स्कीम्स के अंदर आ जाएगा, ठीक है। ऑपरेटिंग सरप्लस की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर हमारे पास यहाँ पर 4 पार्ट्स आ जाएंगे, ठीक है। एक आ जाएगा आपका यहाँ पर रेंट, ठीक है, वेजेस, रॉयल्टी, वेजेस नहीं, रॉयल्टी, वेजेस नहीं आएगा, रेंट, रॉयल्टी, ठीक है, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, ठीक है। अब यहाँ पर जो है प्रॉफिट को भी हम यहाँ पे 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। प्रॉफिट भी हमारे पास 3 पार्ट्स में आ जाएगा। एक तो क्या है, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स के बाद हमने क्या कहा कि सेकंड हमारे पास क्या हो गया है, हमारे पास यहाँ पे डिविडेंड्स आ गए हैं, जिसको हमने क्या कहा, ये आपके पास क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, ठीक है, ये क्या हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, जो प्रॉफिट हम
डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और थर्ड वन आ गया हमारे पास अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, जिसको हमने कहा रिटेन्ड अर्निंग्स। ठीक है, फिर हमारे पास थर्ड आ जाएगा रिटेन्ड अर्निंग्स।